आगाज है एक चुनावी शंखनाद इस चुनाव का। और ये जो आगाज आज यहाँ होगा, ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हेडलाइंस भारत में और मैं हूं आपके साथ अंजू पांडे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में यूपी की मेरठ सीट पर हर किसी की नजर है। यूपी की मेरठ सीट को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार यूपी की मेरठ सीट से अपना उम्मीदवार रामायण में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को बनाया है। मेरठ की सीट पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं मेरठ में। आज हम बात करेंगे पश्चिम यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी से। आइए बात करते हैं सर से और जानते हैं कि मेरठ की सीट को लेकर और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राजनीति को लेकर उनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद अंजलि जी। पहले तो मेरठ आगमन पर आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। और जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारे लिए सिर्फ मेरठ नहीं, पूरा पश्चिम महत्वपूर्ण है। पश्चिम में हमारी 14 लोकसभा है, 15वीं लोकसभा हमारी आंशिक आती है। मेरठ लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मुख्यालय मेरठ है और आप सब लोगों के माध्यम से मेरठ को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनमानस की राय है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति पश्चिम के लोगों का विशेष लगाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद में सहारनपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, 19 तारीख को अमरोहा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले। जितनी व्यवस्थाएं हम उनकी दृष्टि से उस जनसभा के लिए करते हैं वो हमारे लिए कम पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि हमें 1 लाख लोगों को बुलाना है तो सुनने के लिए 3 लाख लोग आते हैं। ये यहाँ की जनता का मोदी जी के प्रति लगाव है और विश्वास है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था है इसके ऊपर यहाँ के जनमानस का विश्वास है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाई है और यहाँ रहने वाले 25 करोड़ प्रदेशवासियों की तकदीर बनाने का काम किया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको पहले बीमारू राज कहते थे कि अराजकता है वहाँ, गुंडागर्दी है वहाँ, ना बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में व्यापारी भी सुरक्षित है, नौजवान भी सुरक्षित है, बहन बेटियों का सम्मान भी सुरक्षित है और आज पूरा देश देखता है। यदि किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि काश हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो ये घटना नहीं हुई होती और हो भी गई होती तो इसका समाधान 24 घंटे में निकल आता। ये विश्वास है जनता का। मुझे विश्वास है मेरठ की सीट हम बड़े अंतर से जीतेंगे और पश्चिम में 14 लोकसभा है, 14 की 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। इन 14 लोकसभाओं का मैं बताना चाहता हूँ, हम 2024 में भी 14 की 14 लोकसभा जीते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य तय किया है और आपके माध्यम से मैं प्रदेश के वासियों को भी बताना चाहता हूँ कि हमें उन पे जो विश्वास है और जो जनमानस हमारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, हम लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, निवेदन करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा जीतेगी। सर, तो ये जो बात कही जा रही है कि देश में 400 से पार और पूरे यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं आपकी पार्टी, तो इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है?
जी मैं इतना कहूँगा, हमारा नेतृत्व हवा में नहीं चलता, जमीन पे चलता है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, यदि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है तो अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से देश में हमें 400 से अधिक सीटें मिलने वाली है। इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है, सुख में रहता है, दुख में रहता है। बाकी दलों के लोग जाते नहीं हैं, वो केवल और केवल सीजनल लोग हैं, चुनाव के बीच में जाते हैं। हम सीजनल लोग नहीं हैं, हम लोगों के बीच में इसलिए जाते हैं, उनके मान सम्मान के लिए जाते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने के लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा है कि दूसरे दलों का संगठन कहीं टिकता नहीं है। हमारे जो बूथ इकाई है उस पर भी कम से कम 40 से 50 कार्यकर्ता हैं, और जो अन्य दल हैं, विपक्षी दल हैं, जो आज हमसे कहते हैं हम लड़ाई में हैं, उनके जिले पे इतनी टीम नहीं है जितनी हमारी बूथ पे। उनके पास केवल एक काम रहेगा, जब चुनाव के बाद वो बुरी तरह से हारेंगे तो वो ईवीएम को जरूर कोसने का काम करेंगे। काम वो नहीं करते हैं, कोसेंगे ईवीएम को। ढूंढ के देखें, उनका कहीं कार्यकर्ता दिखता हो, कोई झंडा लगाने वाला दिखता हो, कोई दरी बिछाने वाला दिखता हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे भी है और जनमानस के साथ हर उस जगह पे है जहां जनमानस को आवश्यक। सर, विपक्ष लगातार इस बार ये भी कह रहा था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दुनिया कहां से कहां जा रही है। आज हम 5G में हैं और कल्पना करते हैं 6G की, और ये विपक्ष ये 18वीं शताब्दी में जाना चाहता है। उस 18वीं सदी में यदि चलना है तो अच्छी है उनकी सोच। मैं ये कहता हूं कि इस ईवीएम के लिए यही लोग थे इसको आगे बढ़ाने वाले, लाने वाले। हमें तो जब हम हारते हैं तो हमने कभी ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। जब ये हारते हैं हमेशा ईवीएम पे प्रश्न। ये पंजाब में जीतते हैं, आप वाले कहते हैं ईवीएम तो बहुत अच्छी है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां बहुत अच्छी ईवीएम है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल जीती तो वहां भी ईवीएम बहुत अच्छी थी। जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहीं ईवीएम बदनाम क्यों होती है? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और इस ईवीएम के नाम बहाने एक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है। सर, मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल जी को टिकट दिया है। अरुण गोविल जी को लेकर आपका क्या कहना है? अरुण गोविल जी के बारे में मैं ये कहूँगा, वो विचार परिवार के कार्यकर्ता भी रहे और मेरठ के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म मेरठ में हुआ है, उनकी शिक्षा मेरठ में हुई है। काम की दृष्टि से लोग विदेश भी जाते हैं, काम की दृष्टि से दूसरे प्रांत में भी जाते हैं, और वो दूसरे प्रांत में जाएंगे, विदेश जाएंगे, इसका मतलब घर वापसी हुई है उनकी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने निवेदन किया पार्टी से कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। शीर्ष नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया और उन्हें मेरठ से प्रत्याशी बनाया। इसमें अन्य लोगों को क्या परेशानी है? मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की पीड़ा समझ सकता हूँ। उन्हें अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनता हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उनका किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी उन्हें तकलीफ है। दावे के साथ कहता हूँ, मेरठ सीट पे एक ऐतिहासिक जीत होगी और विपक्षी जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी जमानत है। तो सर, भगवान राम की छवि वाले अरुण गोविल को इस चुनाव में कितना फायदा होने वाला है इस छवि से? मैं इतना कहूंगा, अरुण गोविल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले मेरा उनसे बहुत ज्यादा संपर्क संवाद नहीं था, किसी कार्यक्रम में मिले 10-5 मिनट के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संस्कार के व्यक्ति हैं। और उनके यहाँ चुनाव लड़ने से एक पश्चिम में एक माहौल बना है। लोगों की भावना के बारे में बताता हूँ। मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में था, तो एक मुश्किल से 5 से 6 साल का बच्चा होगा, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे
घर पे भगवान स्वयं आए हैं। तो आप देखिए लोगों की भाव, उस बच्चे को अरुण गोविल जी के रूप में भगवान दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं कि जो एक पीढ़ी है उसने देखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के किरदार को निभाने वाले इंसान आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आ रहे हैं। लोग उसी दृष्टि से उनका सम्मान। सर, राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से लगातार 3 बार जीते हैं, उसके बाद इस बार उन्हें टिकट ना देने का क्या कारण है? राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी ने उन्हें 3 बार टिकट दिया, सांसद बनाया है। और इस बार टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनकी भूमिका कुछ और तय की होगी। हो सकता है सांसद से बड़ा काम उन्हें मिलने वाला हो। भाजपा में जरूरी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लगातार मिलता रहे। भविष्य की दृष्टि से कुछ और बेहतर पार्टी ने उनके लिए सोचा होगा। मुझे विश्वास है राजेंद्र अग्रवाल जी के लिए पार्टी कुछ बेहतर करेगी। सर, इस बार अतुल प्रधान को लेकर क्या कहना है आपका? मैं इतना कहूँगा, समाजवादी पार्टी में स्थायित्व नहीं। समाजवादी पार्टी ने पहले किसी और को प्रत्याशी बनाया, फिर किसी और को बनाया, अतुल प्रधान को बनाया, अतुल प्रधान को बदल के अब किसी और को बना दिया। तो उनके यहाँ तो समय समय पे लास्ट मोमेंट तक टिकटों में परिवर्तन होता रहा। कोई भागता रहा, कोई आता रहा, कोई जाता रहा और सब डरते हैं। मैं बता रहा हूँ, अतुल प्रधान जी हों चाहे नूर हसन जी हों मुरादाबाद, सबके टिकट बदले गए हैं। इसलिए बदले गए हैं, कुछ ने अपनी इच्छा से कहा होगा हमारी स्थिति लड़ने की नहीं है, और कुछ को इन्होंने बदला है। जो बदला है कि वो समाजवादी को चुनाव लड़ाएंगे क्या। आज यहाँ प्रत्याशी लास्ट मोमेंट में अतुल का टिकट काट के किया। उसको गुर्जर समाज देख रहा है, गुर्जर समाज मानता है कि ये हमारा अपमान है। अतुल प्रधान जिस समाज से आता है, अतुल प्रधान के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो भले ही दूसरे दल में रहते हों, हमारे मन में उनके प्रति आदर भाव है। और उनका जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से जो मान मर्दन किया है, जो उनका अपमान किया है, वो बहुत असहनीय है और इसका बदला उस समाज को लेना चाहिए। सर, सपा इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है बीजेपी पे? हमें इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दलों से गठबंधन करते हैं और हमारा गठबंधन जनता से है जी। जनता हमें पसंद करती है, मोदी जी को पसंद करती है, योगी जी को पसंद करती है, इसलिए हमारे साथ हमें वोट देना चाहती है। हमें इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने वाली है और उत्तर प्रदेश में किसी दल का खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भाजपा जीतेगी। यूपी में ठाकुरों की बात की जा रही है, तो ठाकुरों की नाराजगी का यूपी की लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? हो सकता है कुछ लोगों के मन में नाराजगी हो, लेकिन व्यक्ति नाराज हो सकता है जी, जाति नाराज नहीं। जहाँ तक ठाकुरों की बात करूँ, ये समाज स्वाभिमान सम्मान के लिए काम कर रहा है। राष्ट्र के लिए इस समाज के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है, तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। ये गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राष्ट्र सुरक्षित है, इसलिए राजपूत समाज हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। नाराज हो सकता है, किसी व्यक्ति से नाराज हो सकता है, किसी व्यक्ति के मन में भी नाराजगी हो सकती है कि वो व्यक्ति नाराज हो सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे जैसे मतदान का समय शुरू होगा, भाजपा के पक्ष में ठाकुर समाज का 100% जाएगा जी। वो कहें कुछ भी कहें, हमें हमेशा 90% से अधिक ठाकुर समाज का वोट मिला, इस बार उससे भी अधिक। जो ये दिखावा हो रहा है, ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में हमारे लोग आने वाले नहीं हैं। कल मेरठ में एक कार्यक्रम था, मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ उस राजपूत समाज की बैठक में
मुस्लिम समाज के लोग थे, गुर्जर समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग भी थे। उससे पोल खुलती है कि वहाँ लोकल लोग 200 भी नहीं थे, 200 की संख्या नहीं जुटा पाई जी लोकल लोगों की। राजस्थान से ला रहे हैं, हरियाणा से ला रहे हैं, ये स्थिति है इनकी, और इसमें कोई वो नहीं है। ठाकुर समाज हर हाल में भाजपा के साथ है और हर हाल में भाजपा को मतदान करेगा। राहुल गांधी का ये बयान है कि बीजेपी मैच फिक्सिंग कर रही है, ईवीएम के थ्रू या फिर ईडी के जरिए। कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही बीजेपी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहूँगा, राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें गंभीर भी होना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि आज उन्होंने गाजियाबाद में कौशाम्बी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हम उनके स्तर पे नहीं जा सकते, क्यों कि हम मर्यादा वाले लोग हैं, हम संस्कार वाले लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रमित हैं। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जितना खराब बोलेंगे, देश की जनता उन्हें उतना ही सबक सिखाएगी। और दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी समाजवादी मुक्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी का खात्मा हो जाएगा। जिस तरह का बयान आज राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने दिया है, ये शर्मनाक है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम किस विचारधारा को लेकर चलते हैं, हम कैसे काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं हम। जाति मत पंथ में पढ़ने वाले लोग नहीं। माननीय प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भारत की इकोनॉमी आज इस स्थान पे है। और पूर्व में उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने इस देश की क्या दुर्दशा की है, किसी से छिपी है क्या? उन्होंने ना जमीन पे घोटाला करना छोड़ा, ना आसमान पे छोड़ा। 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों का इतिहास है उनका। आज वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, इसे करने से होता है जी, कहने से नहीं होता। आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में इसी कांग्रेस ने कमिटमेंट किया था किसानों के साथ में कि हम उनके कर्जे माफ करेंगे। क्या किया? कांग्रेस के बड़े लोगों के कर्जे जरूर माफ हो गए, वहाँ की जनता त्रस्त रही, 5 वर्ष शोर मचाती रही कि तुमने कमिटमेंट किया है कि हमारे कर्जे माफ करेंगे। कुछ नहीं किया, वहाँ की जनता ने कांग्रेस को वहाँ से उखाड़ के फेंका, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, विपक्ष लगातार चुनावी बॉन्ड को भी लेकर बीजेपी पे आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? कांग्रेस के बारे में इतना कहूंगा कि काला धन से जुड़ा हुआ दल है जी, और मुझे कोई संकोच नहीं जी। इनके पास में घोटालों का पैसा है और वो दबा हुआ रखा है, इसलिए इसी के आधार पे चलना चाहते हैं, पैसे से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। ये इस देश में नहीं चाहते कि पारदर्शिता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पारदर्शिता लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल, हम मानते हैं कि इसे चलाने के लिए आर्थिक पक्ष भी चाहिए, लेकिन हम किसी से भी दान लेते हैं या डोनेशन लेते हैं तो क्या हिसाब रखने में क्या दिक्कत है? उनके मन मस्तिष्क में दूसरी चीजें घर कर गई हैं, इसलिए वो लोग परेशान हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से इस देश की जो तस्वीर बनी है, जो आज सशक्त भारत में, जो हम आज ख्वाब देख सकते हैं कि विकसित राष्ट्र बनेगा, ये मोदी जी का सपना है। और 2047 तक इसको विकसित बनाने के लिए जो उन्होंने स्वप्न देखा है, जो पूरा भी होगा, मुझे विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक ये बातें पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।